बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज की बड़ी खबर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हल्का NA 75 डस्का में 20 फरवरी को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात को कलअतम करार दे दिया है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से प्रेस रिलीज सामने आई है, इसमें यह कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये जांचा है कि जो इंतखाब हुआ ज़िमनी वो हल्के में साफ, शफाफ और मुनसिफाना नहीं हो सका। और इसी सिलसिले में उन्होंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब को 4 मार्च को ज़ाती हैसियत में तलब की है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन गुजरांवाला डिवीज़न RPO गुजरांवाला रेंज को उनके मौजूदा ओहदों से तब्दील करके गुजरांवाला डिवीज़न से बाहर भेजने की हिदायत की है। इसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर सियालकोट, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट और असिस्टेंट कमिश्नर डस्को को भी मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए हैं। व्यूअर्स, इस पर सियासी रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। हुकूमत की जानिब से मीडिया इत्तलात के मुताबिक इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा, जबकि नून लीग इस फैसले को का खैर मकदम कर रही है। इस पर हम जरूर गुफ्तगू करेंगे। साथ में सेनेट इंतखाबात के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त ओपन बैलेट के हवाले से केस चल रहा था, दलाइल फरीकैन की जानिब से मुकम्मल कर लिए गए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच ने इस पर अपनी राय महफूज कर ली है। चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं। सेनेट इंतखाबात के हवाले से जो हतमी फहरिस्त है वो भी सामने आ गई है। और ये भी इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट आज सामने आया है कि पंजाब से जो 11 नशिस्तों पर सेनेटर्स हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। प्रोग्राम के पहले हाफ में जरा इन नुकात पर गुफ्तगू करेंगे। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है अली असजद मली साहब ने। आप उम्मीदवार हैं PTI के और आपने इंतखाब लड़ा था डस्का में। उनको वेलकम करेंगे। अली असजद मली साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई, बताइएगा, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आज फैसला आया है, इसमें तो उन्होंने अब ये अहकाम जारी किए हैं कि 18 मार्च को दोबारा इलेक्शन होगा पूरे हल्का NA 75 में। आप भी उसमें पेश हुए। मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब इस वक्त हुकूमत का हतमी फैसला क्या है? ये फैसला सामने आ गया है, इसको आप चैलेंज करने जा रहे हैं, कुछ PTV के व्यूअर्स को बताएंगे? जी बिल्कुल जी, हम सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करने लगे और हमारे ख्याल से ये फैसला ओवरटर्न हो जाएगा इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में। इसमें बहुत सारे टेक्निकल फ्लॉज हैं और हमें ये लग रहा है कि ये एक पॉलिटिकल फैसला है बजाय कि ये एक कानूनी फैसला होने। अजीज साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जब ये 20 या 23 पोलिंग स्टेशंस के हवाले से मामला उठा प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का और स्पेशली नून लीग की जानिब से इस पर बहुत ज्यादा वावेला मचाया गया, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ट्वीट किया था और आपसे कहा था कि आप भी दरख्वास्त दें कि आप भी इस बात से एग्री करते हैं कि जो 20 पोलिंग स्टेशन है उस पर दोबारा रीपोलिंग कराई जाए। तो इससे आप एग्री कर गए थे, लेकिन आप समझते हैं कि ये पूरे हल्के में रीपोलिंग की जरूरत नहीं है। Am I right? बिल्कुल भी नहीं है जी। नून लीग पहले लिख के जो उन्होंने दी है दरखास्त, वो दी है उन्होंने 20 पोलिंग स्टेशन की। जी। जब प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया या मुझे हुक्म दिया तो उन्होंने यू टर्न ले लिया और वो भाग गए अपने डिमांड से। उसके बाद वो पूरे पे आ गए, फिर उसने बॉयकॉट की धमकी दी वगैरह वगैरह। RO की जो रिपोर्ट है उसमें भी जो उसने रिकमेंडेशन दी वो 14 की दी, 20 की भी नहीं 14 की दी। सो बहुत ही अजीब किस्म का फैसला है जी। किसी को समझ नहीं आ रही कि किस चीज के ऊपर बेस करके उन्होंने ये फैसला दे दिया। तो अली असजद मली साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि वहां पर तरह तरह के इल्जामात भी लगे, जाहिर बात है इल्जामात होते हैं, लेकिन साथ में कहा कि फायरिंग के वाकयात हुए, फिर आपके वर्कर की शहादत हुई, PMLN कह रही उनके भी वर्कर की शहादत हुई। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक तो जाहिर बात है नॉट हिस्ट्री, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब ये फैसला जी, ये फैसला सामने आया है। पॉलिटिकली स्पीकिंग नून लीग तो कह रही है कि उनके जो मौकफ था उसकी विंडिकेशन हुई है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी मौकफ को क्यों कर पजीराई नहीं मिल सकी, जबकि आप भी पेश हुए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में? ये तो जी ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही बता सकते हैं। जो उनका शॉर्ट ऑर्डर आया उससे तो समझ में नहीं आता। अच्छा। अमनो मान का मामला था, वो भी 360 पोलिंग स्टेशन है। अमनो मान का मामला 3 या 4 पोलिंग स्टेशन के ऊपर आ गया होगा, 5 पे आ गया होगा, 6 पे आ गया होगा। ठीक है, उन्होंने कहा कि जी पूरे हल्के में ही नहीं है। किसी ने रिपोर्ट नहीं की, RO ने रिपोर्ट नहीं की, DRO ने रिपोर्ट नहीं की, तो फिर ये मामला यहाँ तक कैसे पहुंच गया? अच्छा सर, ये अनप्रेसिडेंटेड है। इस पे बहुत सी बात हो रही है कि 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं
वो धुंध की वजह से वो गायब हुए, उनसे राब्ता नहीं हो सका। क्या इस अमल ने मशकूक बनाया सारे प्रोसेस को? जी, आपकी थोड़ी सी आवाज कट रही थी। मैं मलिक साहब कहता, क्या इस प्रोसेस से इसको ज्यादा मशकूक बनाया? अगर आप दोबारा रब्ता कर लें मली साहब से, उनसे हमारा टेलीफोनिक रब्ता, हम कोशिश करते हैं कि दोबारा उनसे रब्ता करें। व्यूअर्स, अली अज़ीज़ मली साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं और उन्होंने हमारे प्रोग्राम में इस बात की वजाहत की है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसको चैलेंज करने जा रहे हैं, इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को। वो ये समझते हैं कि जो 20 हल्कों की डिमांड आई थी नून लीग से और RO की जो रिपोर्ट आई थी उसमें 14 पोलिंग स्टेशन में मुबैना धांधली के हवाले से उन्होंने रिपोर्ट दी थी, लेकिन उनके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो फैसला किया है वो पूरे हल्के में दोबारा इंतखाब का है, इसको वो चैलेंज करने जाएंगे। इस हवाले से जो मैंने आपको ऑफिशियल प्रेस रिलीज है वो भी आपके सामने रखी, जो सरकारी अफसरान है उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई के अहकाम जारी किए हैं। और हम ये भी थोड़ा सा पढ़ रहे थे कि जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को रूल्स बने हैं इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट 2017 में, उसमें बड़ी वसी इख्तियारात इन्हें मिले हैं और उन्हीं इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए ये फैसला किया गया है। इलेक्शन एक्ट 9(1) में दिए गए इख्तियारात और आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत ये फैसला अमल में आया है। हम कोशिश करें कि अली अज़द मली साहब से हमारा राब्ता दोबारा बहाल हो, वो ताकि उनसे हम जाना चाहें। और फैसला जो है वो ये ऑर्डर सामने आया है। साथ में मैंने जैसे आपको बताया कि ये भी फैसला, चूँकि ये मामला एक लीगल अब नौयत इख्तियार कर दिया है, इसमें सियासत भी इन्वॉल्व है और जो नून लीग है उनका मौक़िफ़ भी हम लेंगे, वो इसको अपनी सियासी मौक़िफ़ की जीत करार दे रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ जो सेनेट इलेक्शंस की बात हो रही है वो भी मामला जो हैं अब सुप्रीम कोर्ट में ओपन बैलेट के हवाले से राय महफूज कर ली गई है, ये फैसला भी सामने आएगा। अलबत्ता जो एक इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट ये है कि सेनेट इंतखाबात पंजाब में वो 11 के 11 नशिस्तों पे बिला मुकाबला इंतखाब जो है वो हो गया है। तारिक फजल चौधरी साहब ने हमें टेलीफोन पे ज्वाइन किया, PMLN का मौक़िफ़ उनसे लेंगे। तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला सामने आया है और अब डस्का हल्का NA-75 में दोबारा रीपोलिंग के अहकाम आए हैं। आपसे कबल अली अज़द मली साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर थे, वो कह रहे थे कि वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करने जा रहे हैं। मैं आपका मौक़िफ़ जानूंगा। अब आप इदारों के गैर जानिबदारी, उनकी डिपेंडेंस के हवाले से इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी अपना शाह जी। सबसे पहले तो ये है कि अमजद मली साहब का ये बिल्कुल एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अच्छा कि वो इस फैसले को जो नेक्स्ट फोरम है उस पर चैलेंज करें। लेकिन जहाँ तक इस फैसले का ताल्लुक है, मैं नहीं समझता हूँ कि बावजूद हुकूमती प्रेशर के, जो मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि डाला गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक गैर जानिबदाराना फैसला दिया है। वो फैसला दिया है जो इंसाफ के तकाजों के यहाँ मुताबिक है और किसी भी किस्म के जो प्रेशर है उसके सामने उन्होंने जो अपना उनका एक कानूनी और आईनी, मैं समझता हूँ कि स्टैंड था, वो उसके मुताबिक उन्होंने फैसला दिया है। तो मैं इसको अप्रिशिएट भी करता हूँ और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की जो साख है वो इस फैसले से बहुत बड़ी है। तो और लोगों ने ये बात की है, चाहे उनका ताल्लुक गवर्नमेंट से हो, अपोजिशन से हो, मुख्तलिफ मकाम फिक्र के लोग, तजज़ियाकार, जिनकी मैंने गुफ्तगू सुनी है, सब ने ये कहा है कि इदारे के वकार में इजाफा हुआ है इस फैसले। ठीक है, मैं आपसे डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहूँगा कि आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकार उसमें इजाफा हुआ है, तो वो जो सेनेटर परवेज़ रशीद साहब की जब कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए तो उस पर आप लोगों ने बहुत, आपकी जमात, आपसे बोला आपकी जमात ने बड़ा इजहार बरम ही किया था और उन्होंने कहा जी ये तो मामला जो है मुबैना तौर पर फिक्स मैच है। तो आप समझते हैं कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को भी एक ही मौक़िफ़ रखना चाहिए, चाहे फैसला हक में है या मुखालफत में है? देखें, थोड़ा सा मैं डिटेल में जवाब आपको इसमें दूंगा। जो आपके कागजात मुस्तरद करने होते हैं या एक्सेप्ट करने होते हैं वो आपके रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। जी, आपके कौमी असम्बली के इलेक्शन हो या सेनेट के इलेक्शन हो, रिटर्निंग ऑफिसर ये फरीजा सर अंजाम देते हैं। जी जी, मैंने कौमी असम्बली के मुताबिक इलेक्शन लड़े हैं। हमारे रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो आमतौर पर जजेस हजरात होते हैं, जो एडिशनल सेशन जज होते हैं वो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं कौमी असम्बली के हल्के के। ठीक है। यहाँ पे जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं सेनेट के इलेक्शनों में वो
मुख्तलिफ ऑफिसर्स हैं जो गालबन मेरी इतला के मुताबिक जो स्टाफ है इलेक्शन कमीशन का, जी उनमें से ही रिटर्निंग ऑफिसर्स मुकर्रर किए गए हैं। अब ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जो चीफ जस्टिस जिसको मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा हूँ, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके साथ 4 जो सूबाई मेंबरान हैं उन पर मुश्तमिल है। ये फैसला आप जो दिए है ये मरकजी इलेक्शन कमीशन का फैसला है, जिसने कहा कि जिस फैसले से ने उनके वकार में इजाफा किया है। बाकी पूरे पाकिस्तान में जो सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं, मुख्तलिफ रिटर्निंग ऑफिसर्स बैठे हैं, वहां पे अगर किसी रिटर्निंग ऑफिसर ने कोई फैसला किया है किसी कैंडिडेट के खिलाफ, ठीक, तो हम हक में जानिब हैं कि हमारे जो रिजर्वेशन है हम उनका इजहार करें। वो इजहार करना वो सिंध में है, वो पंजाब में है, ठीक, उसका ये मतलब नहीं कि हम जो 5 रुकनी जो बेंच है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसको बराह रास्त ना टारगेट किया गया, ना हमने किया है, ना बनता है। डॉक्टर साहब मेरा आपकी वजाहत आई। मेरा सवाल का नुक्ता यह था कि गैर मशरूत कबूलियत होनी चाहिए फैसलों की जो इदारों की जानिब से किए जाएं। सवाल का मेरा नुक्ता यह था, ये जरा मुझे जरूर बताइएगा जो गैर मशरूत कबूलियत है। ठीक, अब जो रशीद साहब की सीट है, अब अगर उन्होंने ये फैसला किया और ये कागजात नामजदगी मुस्तरद किए, ठीक, उनकी जगह हमने दूसरे सेनेटर को जो है वो इलेक्ट करवा दिया। मैं यही सवाल मैं करना चाह रहा था जी, मैं ये सवाल करना चाह रहा था कि ये पंजाब में जो है वो बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है, जो कि गालिबन अच्छी बात है, तमाम जो उम्मीदवार हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। तो डॉक्टर साहब यहाँ पर तो पीटीआई अपनी स्ट्रेंथ और साथ में अलाइड पार्टी क्यू लीग और आपकी जो स्ट्रेंथ थी 5 आपको सेनेटर्स मुंतखब हो गए, 6 उनके हो गए। लेकिन आप देखते हैं कि बाकी डस्का में बहुत ज्यादा पोलराइजेशन है, तो यही फेमिलियरिटी या यही हम आंगी वहां क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो पाई? तारिक फजल साहब, असल में जो सेनेट के इलेक्शन है इसका तरीकाकार यकीनन आप जानते हैं, आपको पता होता है कि कितने जो एमपी की वोट है उस पर एक सेनेटर बनता है। लिहाजा हर सियासी जमात को ये पता होता है कि कौमी सूबाई असेंबली के अंदर मेरे अगर इतने सेनेटर्स हैं तो उस पर मेरी सेनेट की सीटें जो है वो कितनी बनेंगी। ठीक है, तो लिहाजा इनमें रद्द-बदल बहुत मुश्किल होती है। तो ये मैं समझता हूँ कि सियासी पार्टियों का एक अच्छा फैसला था कि सबको पता था कि हमारे इतने सेनेटर मुंतखब होंगे। ठीक है, 5 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, 5 हमारे, एक जो है वो काफ लीग के। तो अब ये सिर्फ एक प्रोसेस से बचाया गया, कोई इम्कान ही नहीं रहा इसमें कि जनाब वो जो इल्जामात लगते हैं जनाब के वोट बिक गए, वोट दूसरों को दे दिए, तीसरों को दे दिए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा फैसला है। ठीक है, लेकिन जो आपका इलेक्शन होता है, जैसे डस्का का आपने जिक्र किया, ठीक, वो अवाम नास की राय अवाम में देनी होती है, अपना आईनी हक इस्तेमाल करना होता है वोट के जरिए। ठीक है, उसमें आप कभी भी इस बात का आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये वोट वो किसको देंगे। और जहां तक हारमोनी का ताल्लुक है, मैं बिल्कुल आपसे इत्तफाक करता हूं कि सियासी जमातों को फहम, फरासत, तदब्बर, बर्दाश्त के तहत ये इलेक्शन लड़ने चाहिए। ठीक, और अपोजिशन ने इसी तरह ये इलेक्शन लड़ा। लेकिन अब जो आप ये कहें कि जोरे बाजू है, वो तो हमेशा हुकूमत में होता है। ठीक, और जो सरकारी अफसरान वहां पे तैनात थे, डीसी भी थे, कमिश्नर भी थे, पुलिस के अफसरान थे, जिन्हें वहां से हटाने या मुअत्तल करने का हुक्म इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दिया, ये सारे तो सूबाई हुकूमत के ताबे हैं। ठीक, ये सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन है सारी। तो इनकी मैं उसे क्या कहूँ, नाअहली कहूँ, गफलत कहूँ, नालायकी कहूँ, कि इनमें सलाहियत नहीं थी, जान के इन्होंने गफलत बरती और डस्का के अवाम को उनका जो एक आईनी हक है अपना वोट पुरअमन तरीके से अपनी मर्जी से डालने का, उससे महरूम रखा है इन्होंने। चले, इसका की वजह से इनको हटाना इस बात का सबूत है कि सूबाई इंतजामिया फेल हुई है और उन्होंने ज्यादती की है। ठीक, तो डॉक्टर तारिक साहब आपका मौका आ गया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर, हमारे साथ गुफ्तगू करते हैं। नून लीग से उनका ताल्लुक है, वो सराह रहे थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस वर्डिक्ट को और कह रहे थे इससे वकार बुलंद हुआ है। और पंजाब में जो एक हम आंगी के साथ फैसला हुआ है और जिसकी जो जो तादाद थी उसके मुताबिक उनको सीटें मिली हैं, उस अमल को भी सराह रहे थे। हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारी रब्ता हो जाए और हम ज़रा थोड़ा सा इसका लीगल पहलू भी अगर जान सकें तो लेकिन उससे पहले हम एक वक्फा ले लेते हैं। वक्फे के बाद दोबारा जब लौट के आएंगे तो NA 75 डस्का और सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए।
वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान की जेर क़यादत हुकूमत बलोचिस्तान पुराने निज़ाम में जिद्दत लाते हुए अवाम उन्नास को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए सरगर्म अमल। सूबा भर में तरजीही बुनियादों पर जारी तरक्याती स्कीमों का डेटाबेस मुरतब करने, बेहतर ट्रैकिंग और डिजिटल मॉनिटरिंग यकीनी बनाने के लिए जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और PSDP ऑटोमेशन का इजरा, जिसके तहत जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हर मंसूबे के लिए एक मखसूस बार कोड, आबादी और इलाके की जरूरियात के मुताबिक तरक्याती स्कीमों की हिकमत अमली में मदद, डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइलिंग से तहसील और म्यूनिसिपैलिटी की सतह पर तरक्याती मंसूबों का बेहतरीन निफाज, डिजिटल मॉनिटरिंग से तालीम, सेहत और मवासलात का निजाम ज्यादा मरबूत और मुअस्सर, सहूलत, शफाफियत और अवाम की खिदमत का जज्बा लिए हुकूमत बलोचिस्तान पायदार तरक्की के हुसूल की जानिब रवां दवां। महकमा इत्तलात हुकूमत बलोचिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर अली जफर साहब ने, जो पंजाब से टेक्नोक्रेट सीट पे PTI की जानिब से सेनेटर भी इलेक्ट हो गए हैं बिला मुकाबला। उनको बहुत बहुत मुबारकबाद भी पेश करते हैं। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, ये बताइएगा, हम इस पे जरा गुफ्तगू कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला किया NA 75 के हवाले से, अली अजद मली साहब से भी हम गुफ्तगू कर रहे थे, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब से भी बात हो रही थी। अब PTI ने ये फैसला किया, मली साहब कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे सर आप, इसको आप समझते हैं कि लीगली ये चैलेंजेबल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में? और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला सामने है जिसमें उन्होंने कहा हल्के में साफ शफाफ मुनसिफाना इंतखाब नहीं हो सका, योर टेक सर? ये देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार तो जरूर है इलेक्शन एक्ट के तहत जी कि वो ये फैसला कर सकते हैं कि अगर कोई बहुत सीरियस किस्म की गैर कानूनी हरकत हुई है किसी इलेक्शन में, तो वो मखसूस पोलिंग स्टेशन पे या पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी पोलिंग करा दें। जी ये तो उनके अख्तियार है। उन्होंने फैसला जो किया है उस पे दो उन्होंने पॉइंट्स बनाए हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि कुछ लोग जो थे, कुछ जो रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंच नहीं सकते, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे जी वक्त पे, और उससे शक व शुबात होते हैं कि कोई किसी किस्म की करप्शन हुई है उन वोट्स में। और दूसरा उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं किया गया इस इलेक्शन में। तो ये दोनों जो हैं वजूहात, ये इनको चैलेंज तो किया जा सकता है। ठीक, इनको आइन कहता है और कानून कहता है कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील कर सकते हैं। तो ये हक है एक कैंडिडेट का कि अगर वो किसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले से उसको इख्तलाफ हो या वो गलत समझता हो कि गलत है, तो वो फाइल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में अपील। मेरी नज़र में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है, रीपोलिंग होनी है और रीपोलिंग के लिए PTI बिल्कुल तैयार होगी। वो पहले भी जीते थे और उम्मीद है कि वो वोटर्स के पास जाएंगे तो दोबारा उनको मुंतखब किया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ ये लीगल चैलेंज जो उनका कैंडिडेट का हक है जी और लीगल राइट है, वो सुप्रीम कोर्ट फाइल कर सकते हैं पिटिशन। एक मसलन मुझे जो नजर आती है चीज जिस ग्राउंड पे वो कर सकते हैं अपील सुप्रीम कोर्ट में, वो ये है कि कानून के तहत इलेक्शन कमीशन ने अगर ये फैसला करना है रीपोलिंग का, तो उनको एक जिस तरह एक ट्रायल होता है, जिस तरह के एक केस चलता है, उनको शहादत देनी चाहिए थी और शहादत देने के बाद उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका देते कैंडिडेट को और फिर वो फैसला करते। लेकिन उन्होंने ये 2 दिन में एक समरी तरीके से ट्रायल के बगैर, कोई शहादत के बगैर फैसला कर दिया और वो चैलेंज हो सकता है मेरी नजर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ठीक है। बैरिस्टर साहब, मुझे जरूर बताइएगा कि इसमें जो प्रेस रिलीज सामने आई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पंजाब को ज़ाती हैसियत में तलब किया है, जैसे मैं पढ़ रहा था इब्तदाइया में, और कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन, RPO गुजरांवाला डिवीजन को ओहदों से तब्दील करके गुजरांवाला डिवीजन से बाहर भेजने की हिदायत। फिर इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर सियालकोट, DPO सियालकोट, असिस्टेंट कमिश्नर। तो जो आपके सियासी मुखालफीन हैं वो कह रहे हैं कि सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी और उनके कंडक्ट पे अदम एतमाद का इजहार किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। क्या कहेंगे सर?
देखिए जी, कानून में जब जब भी इलेक्शन होगा, चाहे वो जिमनी इलेक्शन हो या पूरा नेशन वाइड इलेक्शन हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंट्रोल ले लेती है हर चीज का। ठीक। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस इलेक्शन के बारे में कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं था और हम तब्दीलियां करना चाहते हैं, लेकिन असल में उसकी जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन की ही थी। इलेक्शन कमीशन ही को चाहिए था कि अगर उन्होंने पहले देखा कि कोई अफसरान तब्दील करने वाले हैं या कोई चेंजेस करने वाले हैं या कोई ऐसे काम करने हैं, ऐसे इकदाम करने हैं जो कि इलेक्शन को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके, तो उनको ये पहले ही कर ठीक। देना चाहिए था। तो एक अच्छी बात यह है कि हमारी एक इंस्टीट्यूशन है वो अपने ऊपर भी नजरसानी कर रही है और अपनी जो पहले इलेक्शन में वो नहीं कर सके थे, वो अब कह रहे हैं कि अब नेक्स्ट जो री पोलिंग होनी है उससे पहले पहले हम कर लें। ठीक। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन मजबूत हो रही है, मेरा ख्याल है ये अच्छी है, अच्छी चीज है। ठीक है सर, लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो सेनेट इलेक्शन के ओपन बैलेट के हवाले से अपनी राय महफूज कर ली है। एज ए लॉयर अब तो माशाल्लाह आप सेनेटर इलेक्ट हैं, आपकी क्या राय? और पंजाब में तो बड़ा जबरदस्त आप लोगों की हमें अंडरस्टैंडिंग नजर आई, तमाम सेनेटर्स जो उम्मीदवार थे वो मुंतखब हो गए बिला मुकाबला। तो क्या कहेंगे इस पे बैरिस्टर अली जफर साहब? ये अंडरस्टैंडिंग हमें बाकी जगह रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती। ये देखें, अमूमन ये होता है कि सेनेट इलेक्शन में पार्टी अपनी जो तादाद है या जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है प्रोविंशियल असेंबली में ठीक। या नेशनल असेंबली में, उसके मुताबिक वो इलेक्शन में अपने अपने कैंडिडेट को भिजवा सकती है। जी। इस पंजाब में हमने देखा कि कोई इंडिपेंडेंट ना खड़ा हुआ था, ना वो कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से खड़ा हुआ था। ठीक। दो ही पॉलिटिकल पार्टी थी जिनके कैंडिडेट थे ठीक। या उनके इत्तेहादियों के, तो वो उन्होंने आई थिंक एक जेन्युइनली अच्छा एक स्टेप लिया ठीक। कि बजाय वो इलेक्शन करने के या कंटेस्ट करने के जो जरूरत नहीं थी, वो उन्होंने मान लिया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो Yes. मामला चल रहा था, वो जिसकी रिजर्व किया उन्होंने जजमेंट, वो मामला ये है कि क्या जो सीक्रेट बैलेट होता है, ठीक। ये इसमें अगर तब्दीली करनी हो सेनेट के इलेक्शन में, सीक्रेट बैलेट से तब्दील करना हो, कोई और तरीकेकार करना हो, तो क्या आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है, आईनी तब्दील करनी है, या आप आम कानून साजी के जरिए ये कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ मेरी नजर में एक एडवाइस दे सकता है, एक ओपिनियन दे सकता है ठीक। कि ये एक आईनी तरमीम जरूरत है या आम कानून के जरिए ये अमेंडमेंट हो सकती है। उससे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट से हम कोई एक्सपेक्टेशन हमें नहीं रखना चाहिए। अल्टीमेटली ये पार्लियामेंट ने ही फैसला करना होगा फेयर इनफ। कि क्या सीक्रेट बैलेट होता है या कोई और तरीकेकार ओपन बैलेट के जरिए सेनेट के इलेक्शन होंगे मुस्तकबिल में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली जफर साहब, आपने हमारे साथ गुफ्तगू की व्यूअर्स और एक लीगल और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव हम आपके पास लेकर आए। अब छोटा सा वक्फे लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो एक अहम ह्यूमन इशू है उस पर हम गुफ्तगू कर रहे होंगे। कौमी असम्बली ने बच्चों की जो जिस्मानी सज़ा है और जो तशद्दुद किया जाए तो उस पर मुमानियत का बिल मंजूर किया है। इसके अगराज़ व मकासद और अहदाफ क्या होंगे, इस पर गुफ्तगू करेंगे। एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हम गुफ्तगू करेंगे जो कौमी असम्बली की में बिल मंजूर हुआ है और एक तरह से यूनानिमस हुआ। ये इस बिल की मूवर जो थी वो महनाज साहिबा थी जो PMLN की MNA है, और इसको सेकंड किया डॉक्टर शीन मजारी साहिबा ने जो वफाकी वजीर हैं बराए इंसानी हकूक़ के। और वो व्यूअर्स जो बिल पास हुआ है वो है बच्चों पर जो जिस्मानी तशद्दुद किया जाता है तालीमी इदारों में, हर किस्म के तालीमी इदारों में, प्राइवेट या पब्लिक, और हम देखते हैं उसकी फुटेजेस भी आती हैं, वो अब उस पर ममानियत होगी। इसके अलावा जो वर्क प्लेस है वहाँ पर भी जो तशद्दुद किया जाता है उसकी भी ममानियत है इस कानून के तहत। और ये अभी तो इसकी एप्लीकेबिलिटी यानी इतलाक इस्लामाबाद में होगा, इसको कितना इसके दायराकार को फैलाना चाहिए इस पर गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इससे जो असल मकसद है कानून का, वो मकसद के हसूल में जो अगर कोई रुकावटें हैं उनको कैसे अबूर किया जा सकता है। और ये भी काबिल सताइश बात है कि जहाँ हम बहुत दफ़ा कमेंट्री करते हैं कि जी असम्बली में बहुत ज़्यादा शोर होता है और इख्तलाफ होते हैं और कानून साजी नहीं होती, तो इट्स अ गुड पीस ऑफ लेजिस्लेशन फ्रॉम द नेशनल असम्बली। हमें ज्वाइन किया है शहजाद राय साहब ने, और इस इशू के हवाले से इनका एक बड़ा कलीदी किरदार रहा है। इनसे ज़रा गुफ्तगू करेंगे। शहजाद भाई अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, अल्लाह का फजल, अल्लाह का फजल। शहजाद भाई थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया। मैं आपसे जानना चाहूंगा, थोड़ा सा बताएंगे आपके क्या तासुरात हैं। कौमी असम्बली से ये बिल पास हो गया है, अब इंशाल्लाह सेनेट से होगा तो ये कानूनी शक्ल हो जाएगी, इसके दायराकार को वसी होना चाहिए। और आप इस क्यों कर इस कॉज के साथ जुड़े रहे, उसकी क्या वजह थी? देखिए, आप अगर आपकी आई हुई तो हो सकता है आप कभी घर में हुई होगी जी, तो पिटाई हम सब की ठीक कह रहे हैं। बड़ी अचीवमेंट है। मैं तो बहुत अरसे से, बट जब जिंदगी ट्रस्ट की अथर मंडला साहब की कोर्ट में जस्टिस तो उन्होंने सेक्शन 89 होता है जिसमें बच्चों को मारा जा सके, और फिर उसके ऊपर कानून। शहजाद भाई आपकी माज़रत आवाज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही। मैं चाहूँगा कि अगर हम आपको टेलीफोन पे अगर हम आपसे रब्ता कर लें तो आपकी ऑडियो की ज़रा क्लैरिटी आए। मैं चाहता हूँ आपका मौक़िफ़ इसी ज़रूर चाहूँगा कि ज़ाहिर बात है इसका ज़रा पस मंज़र हम जानना चाहेंगे। व्यूअर्स एक दफ़ा फिर हम शहजाद राज से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी बात हो रही थी बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब से वक्फे से पहले कि अगर इत्तेफाक हो जाए और एक अच्छे कॉज के लिए इत्तेफाक हो जाए तो बहुत से अच्छे काम भी हुकूमत और अपोजिशन मिलकर करती हैं। ये उनमें से एक काम है और ये सोशल कॉज है। आप देखते हैं फुटेजेस के घर में जो खादमाएँ होती हैं, बच्चियाँ होती हैं, उनको मारा पीटा जाता है। जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे शहजाद राय साहब कहते हैं, हर किसी को किसी न किसी मौके पे स्कूल में मार ज़रूर पड़ती है। अब ये कानून साजी की गई है और इस कानून साजी से क्या फ़वायद हासिल होंगे और इसका क्या इम्पैक्ट होगा चाइल्ड साइकोलॉजी पर भी, ये भी बड़ा एक अहम नुक्ता है कि जो बच्चों की जहनी और जो कैफियत होती है उस पर इसके क्या मनफी असरात होते हैं जब उनको मारा पीटा जाता है। क्या उनको साइकोलॉजिकल अंडर प्रेशर आते हैं, उनके एतमाद में कमी आती है। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अगर हमारा शहजाद राय से रब्ता हो गया जी, हम उनसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे और उनसे बात करेंगे। मैं ये भी देख रहा था कि इस कानून साजी के तहत अगर जो सज़ा है उसका भी तयन किया गया है। मुलाजमत की मुअत्तली, तनज़्ज़ुली, बर्खास्तगी भी हो सकती है, जबरी रिटायरमेंट भी इसमें इसका इतलाक होगा। ज़ाहिर बात है जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं अगर वहाँ पर ऐसा काम हुआ या अगर किसी के वर्क प्लेस पे हुआ, घर पे हुआ और वो उनका ताल्लुक सरकारी मुलाजमत से है। और इसमें यह भी है कि शिकायत के इंदराज के लिए एक मजिस्ट्रेट का तकर्रुर किया जाएगा, यानी कि पूरा एक सेटअप बनाया जाएगा, क्योंकि एक न्यू पीस ऑफ लेजिस्लेशन, इससे पहले हमारे पास ये इसकी मिसाल नहीं मिलती। बैरूनी ममालिक में, बिलखसूस यूरोपीय ममालिक में इसका रिवाज पाया जाता है। शहजाद राय से हम गुफ्तगू करेंगे और उनसे जानेंगे कि अब इसका दायराकार, क्योंकि अभी तक जो है एज वी स्पीक ये इस्लामाबाद की हद तक है, इसके दायराकार को हमने वसी करना है सूबों में, और ये प्रोविंशियल लेजिस्लेशन भी होती है। शहजाद भाई आप अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, मैं बहुत माजूर चाहता हूँ, वो उस वक्त कनेक्शन जी थोड़ा सा इशू था, इसलिए मैंने चाहा कि मैं जी प्लीज अपने मैंने सवाल कर लिया था, जवाब जरूर दीजिएगा। जी आपने कहा कि केस चल रहा था अतर मिनल्ला साहब चीफ जस्टिस जो उनकी अदालत साहब ने इस सेक्शन 89 जो कि एक काला कानून मैं समझता हूँ जो कि इजाजत देता है कि बच्चों की अच्छे फेथ में पिटाई की जा सकती है, तो उसको उन्होंने सस्पेंड किया। और श्री मजारी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उनको उन्होंने कहा कि आप ये बिल प्रेजेंट करें। और फिर गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने महनाज अकबर जो कि PMLN है, वो पॉलिटिशियंस की बड़ी बात है कि उन्होंने आपस में बच्चों को बचाने के लिए कानून ये पास किया। लेकिन ये इस्लामाबाद के अंदर है कानून और सिंध के अंदर अपनी लॉ मेकिंग हो चुकी हुई है।
बलूचिस्तान गिलगित बल्तिस्तान में भी हो चुकी है, लेकिन बलूचिस्तान और पंजाब में नहीं हुई है। वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स के थ्रू बैन हुई है कॉर्पोरेट पनिशमेंट। तो दो काम होने जरूरी हैं पूरे पाकिस्तान के लिए। देखिए, अभी कोई बच्चे को अगर मार पड़ेगी तो यस वी हैव इनफ, हमारे पास लॉ है सिंध में और कैपिटल में जिसके ऊपर उनको पनिश किया जा सकता है। बट सेक्शन 89 अभी भी रिपील नहीं हुआ है। अच्छा। वो कैपिटल में रिपील हो गया है, वो सिंध में रिपील हो गया है, बट पंजाब और बलूचिस्तान अभी भी थोड़ा सा वेग है। तो कल अगर किसी की कोई पिटाई करता है और अगर वो कोर्ट में 89 का स्टे ले सकता है कि भाई मैंने सेक्शन 89 क्योंकि मैंने गुड फेथ में मारा था, ये बच्चा सिगरेट पी रहा था इसलिए मैंने थप्पड़ मारा और सर फट गया, ये बच्चा आग से खेल रहा था मैंने मारा और ये बेचारा टांग टूट गई, तो मैं तो अच्छे फेथ में कर रहा था। तो अभी भी सेक्शन 89, तो ये बैटल थोड़े दिन और चलेगी। बस आप दुआ करें कि ये सेनेट से पास हो जाए और फिर हम पंजाब और बलूचिस्तान के लिए पुश करेंगे कि वहां पर भी लॉबी। मैंने अभी बल्कि एक न्यूज पढ़ी और जान कमाल साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने कहा है कि यही लॉ वो लेने लग रहे हैं कॉर्पोरेट पनिशमेंट का जो कैपिटल में आया है। ठीक है। और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से? जी, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लॉ मेकिंग हो गई है। 2011 में जब मेरा शो आया था, जो हम लॉबी कर रहे थे जिंदगी ट्रस्ट, उससे पहले ही उन्होंने शुरू कर दी थी। बट वहां पर सब्जेक्ट टू 89, यानी वो ये कह रहे हैं कि टीचर बच्चे को नहीं मार सकता, लेकिन सब्जेक्ट टू 89 इसका मतलब है कि गुड फेथ में मार सकता है। तो 89 अवेलेबल है, उसके अंदर केपीके के अंदर भी पिटाई में टीचर बच सकता है, लेकिन वहां पर लॉ बना हुआ है। तो 89 एक रिपील होना है सबसे पहले, ठीक। और बलूचिस्तान और पंजाब में भी जो है वो लॉ मेकिंग होनी है। अच्छा, ये मैं चाहता कि इससे आप इस कॉज से क्यों कर जुड़े हुए हैं, उसकी आप बात करते थे, आवाज कट गया, कर वो जरा मैं बताइए। आपसे कह रहा था सर, आपकी कभी स्कूल में हुई है पिटाई? जी जी हुई है, ये मैं ऑन एयर इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ जी। माशाल्लाह सर, माशाल्लाह, मेरी भी हुई है सर। और घर में पता नहीं हुई है नहीं, बट मेरी घर में नहीं हुई। घर में नहीं हुई? असल में जब बच्चा पैदा होता है ना सर इस मुल्क में, तो माँ बाप पिटाई करते हैं, स्कूल जाता है तो टीचर पिटाई करता है, और फिर सोसाइटी में ऐसे पिटाई करता है। तो होता ये है कि उसके दिमाग में ये आ जाता है कि जब भी कोई चीज ठीक करनी है ना तो मारोगे तो ठीक होगी। क्योंकि उसके साथ भी ये हुआ कि वो जरा मस्ती करता था तो माँ बाप मारते थे, टीचर मारते थे। सो वायलेंस इसी वजह से है सोसाइटी के अंदर। तो ये मैंने सोचा कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा अगर मैं ये लॉ करवा दूं, तो बेचारे मेरी तरह और आपकी तरह बच्चों को पिटना ना पड़े स्कूल में। अच्छा, ये मुझे शहजाद बताएगा कि हमारा ये भी एक कल्चर है कि बच्चे को बाज़ दफ़ा इस्लाह के लिए भी जो है वो मारा जाता है, कि वो हमारे माशरे में कहते हैं कि तरबियत का ये एक पहलू का हिस्सा है। मैं आपका इस पर मौक़िफ़ लेना चाहूँगा। यूरोप में, अमेरिका में ज़ाहिर बात है ये ऐसी राय नहीं पाई जाती, लेकिन हमारे जो माशरती इक़दार में कहीं ना कहीं ये फिट इन हो जाता है कि अगर बच्चे की मारपीट की जाए तो वो इस्लाह के पहलू के हवाले से की जाती है। देखिए हम तो बड़ी साइंटिफिक गुफ्तगू करेंगे क्योंकि ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं। ह्यूमन बॉडी की जब आप बात करते हैं तो हम ये क्यों नहीं कहते कि भाई हम जो है अगर किसी को चोट लग गई तो हम उसकी सर्जरी नहीं करेंगे, हम उसको वैसे ही छोड़ देंगे क्योंकि हम उसको ताज़ा हवा लगने देंगे और फलाना हजारों चीजें होती। ये तो नहीं होता ना सर। तो साइंस ये बताती है कि जब आप बच्चे का कान मरोड़ते हैं और थप्पड़ मारते हैं, उसके दिमाग पर वही असर पड़ता है जो सेक्सुअल अब्यूज से पड़ता है, यानी किसी ने उसको सेक्सुअली अब्यूज किया। आप समझ रहे हो इस बात? जी, जी, ये जी। इस पर इनफ रिसर्च अवेलेबल है। तो ये तो स्ट्रेट बात है कि मारने का फायदा फौरन होता है कि वो फौरन ठीक हो जाता है थोड़ी देर के लिए, बट उसका नुकसान बहुत बड़ा है जो लोग देख नहीं पाते। और ज़ाहिर बात है आपने जो बात की है कि काफ़ी ज़्यादा जो उससे इसको पैरेलल ड्रॉ किया है सेक्सुअल अब्यूज से, और ज़ाहिर बात है जब ये होगा तो फिर बच्चे का जो एतमाद है। नहीं, ये हार्वर्ड की रिसर्च है। मैं शायद यूनिवर्सिटी गलत है, मैं आपको भेज दूंगा। आई थिंक हार्वर्ड की है, एक प्रोफेसर है, उनकी रिसर्च है ये, कि उतना ही दिमाग पे वो पड़ता है जितना थप्पड़ वगैरह मारने से होता है। और अब मजेदार बात है कि आप कान में नहीं मोड़ सकते हैं बच्चे। ठीक कह रहे हैं। और ज़ाहिर बात है एतमाद में भी कमी आती होगी। ये मुझे बताएं कैसे एक तो कानून बनाए जाते हैं और हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि कवानीन तो पाए जाते हैं लेकिन असल मसला उसकी अमलदारी का है। तो इसकी अमलदारी को कैसे यकीनी बनाया जाएगा, लोगों को कुछ सेंसिटाइज भी किया जाएगा, क्योंकि कानून की जब तक से अंदर से आप कन्विंस ना हो उस पर आप अमलदारी को नहीं यकीनी बना सकते। देखिए, ये मैं समझता हूँ एक माइंडसेट है। यस। और आप ये लॉ का बड़ा फायदा हुआ है क्योंकि हो ये रहा है कि आप देखें जरा किसी बच्चे की पिटाई होती है, वो लोग वीडियो शेयर करते हैं और करोड़ों लोग देख लेते हैं फौरन से, और वो बंदा पकड़ा जाता है। अब क्योंकि ये लॉ मौजूद है तो वो बंदा बच नहीं सकता, वो सेक्शन 89 के पीछे छुप नहीं सकता। तो आप ये देखें कि रिपोर्टिंग सिस्टम वीक है। स्कूल में बच्चे को मार पड़ेगी तो हो सकता है वो ना टीचर पकड़ा जाए, लेकिन अगर उसकी वीडियो बन गई तो वो बच नहीं पाएगा। तो लॉ का ये फायदा जरूर है, बट यस बहुत काम होने की जरूरत है। रिपोर्टिंग सिस्टम बनने की जरूरत है, बच्चों के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का स्ट्रेंथन होना जरूरी है, और बहुत सारी चीजें होंगी। ये मुझे बताएगा इसकी लेजिस्लेशन में आपको कन्विंस करना पड़ा जो हमारे मेंबरान असम्बली हैं, या आप समझते हैं वो रिसेप्टिव थे और इसके लिए दे वर विलिंग
फॉर दिस लेजिस्लेशन, थोड़ा सा उस पर बताएंगे, उस पर कोई आपने अगर किरदार कलीदी अदा किया? देखिए तो मेरा उसका- मैं जब 2013 में हमने चल पड़ा एक शो किया था, उससे ये सब सारा सिलसिला शुरू हुआ। तो उससे पहले पाकिस्तान में बात ही नहीं होती थी कॉर्पोरेट पनिशमेंट। वो सबसे पहले मैंने उठाया था कि सेक्शन 89 है, इसको रिपील होना जरूरी है। तो मैं डॉक्टर अतिया इनायतुल्लाह के पास गया। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा कि शहजाद मैं बड़े ऐसे इस लॉ पे काम कर रही हूँ। मैंने कहा मैं शो कर रहा हूँ, मैं फुल पुश करूंगा, आप प्लीज हम इतना एनवायरनमेंट बना देंगे इस बात का, आप प्रेजेंट कर दीजिएगा। फिर मैं सवीना मिर्जा साहब के पास गया और फिर फाइनली ये डिसाइड हुआ कि यूनानिमसली अप्रूव होगा। 2013 में कॉर्पोरेट पनिशमेंट बैन हुई थी यूनानिमसली। ये हमने कराया था, हालांकि किया तो पॉलिटिशियंस ने था, बट मैंने उसमें सारी मेहनत की थी उसके पीछे। बट वो सेनेट में लैप्स हो गया। इस दफा मैं 100% क्रेडिट दूंगा श्री मजारी को, असद कैसर साहब को और महनाज अकबर जिन्होंने बिल प्रेजेंट किया, और खासतौर पर श्री मजारी को जिन्होंने गवर्नमेंट में रहते हुए इस बिल को ना सिर्फ ऑब्जेक्ट किया बल्कि इसको बेहतर करने की सजेशन दी और टोटली सपोर्ट किया। तो ये टोटली पॉलिटिशियंस ने डायरेक्ट किया। मैंने सिर्फ जाकर सेंसिटाइज करने की कोशिश की और बताने की कोशिश की, एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट जरूर क्रिएट किया, बट ये पॉलिटिशियंस का अपना डिसीजन था कि इन बच्चों को बचाना है। किसी पॉलिटिशियंस को बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। काफी हद तक वो अपने डिफरेंसेस भूल जाते हैं जब बच्चों की बात आती है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद राय साहब, आपने हमसे गुफ्तगू की और इस बिल के हवाले से आपने बताया, बड़ा अहम बिल है, और आपने साइंटिफिक रिसर्च भी हमारे साथ शेयर की कि अगर बच्चे का कान मरोड़ा जाए, उसकी पिटाई की जाए, तो उससे उसको जो उसके साथ सेक्सुअल एब्यूज़ हो उसका इम्पैक्ट आता है। हम उम्मीद करेंगे कि ये कानून अच्छा बन गया है, गुड लॉ, और इसकी लेटर एंड स्पिरिट पे अमलदारी को यकीनी बनाया जाए। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो हम इस मौजू पे ज़रा फोकस करेंगे कि अगवान अमल इस वक्त किस नहज पे, और पाकिस्तान का जो इसमें किरदार है उसको सराहा जा रहा है क्रॉस द बॉर्डर। हमारे जो मगरबी हमसाया अफगानिस्तान, वहाँ से भी इसकी मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, लेकिन इसमें क्या रुकावटें हो सकती हैं, पेचीदा अमल है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। एक छोटे से वक्फे के बाद, वक्फा ले लीजिए। बेशतर ममालिक अपना कौमी दिन उसी दिन मनाते हैं जिस पर उन्होंने आज़ादी हासिल की होती है, लेकिन कुवैत 19 जून को शदीद गर्मी की वजह से अपना कौमी दिन 25 फरवरी को मनाता है। 20वीं सदी के मारूफ बॉक्सर मोहम्मद अली को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन का एजाज 25 फरवरी सन 1964 को मिला। मिस्र के चौथे सदर हुस्नी मुबारक, जो तकरीबन 30 साल तक मिस्र के सदर रहे, 25 फरवरी सन 2020 को 91 बरस की उम्र में इंतकाल हुआ। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हमें ज्वाइन किया है माहिर अखवान अमूर सीनियर सहाफ़ी रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब ने टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम रहीमुल्लाह साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब, ज़रा बताइएगा, हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ वफूद भी आ रहे हैं पाकिस्तान में। अगवान अमल के हवाले से बात करूँगा। हमने देखा हिकमत यार साहब आए, उस वक्त भी हमने आपसे बात की, फिर अहमद वली मसूद साहब भी पिछले दिनों आए हुए थे। अब जो अगवान सदर के नुमाइंदा खसूसी हैं उमर दाऊदज़ई साहब, वो भी मौजूद हैं, और उन्होंने पाकिस्तान की जो खिदमात हैं, जो जितनी भी शख्सियात आ रही हैं, उन्हें काबिल सत्ताइश करार दे रहे हैं। आप किस तरह देखते हैं, अगवान अमल अचीवेबल है या आप समझते हैं अभी भी बहुत सी पेचीदगी है, और पाकिस्तान का जो किरदार है उसकी सही मानों में पजीराई हो रही है? रहीमुल्लाह साहब देखें, पहले के मुकाबले में तो पाकिस्तान की साख बेहतर हुई है, पाकिस्तान की तारीफें हुई हैं जी कि पाकिस्तान ने बड़ा मस्बत किरदार अदा किया। अमेरिका और तालिबान के मुज़ाकरात करवाने में पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार था। अभी जो बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें भी पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है, और अमेरिका और काफ़ी मुल्क मानते हैं कि पाकिस्तान के बगैर ये अमल कामयाब नहीं होगा। लेकिन ये है कि आप देखें ना, एक महीने तो बिल्कुल मुज़ाकरात दोहा में नहीं हो रहे थे जी, और काफ़ी मायूसी थी। अब 2 दिन पहले फिर से तालिबान के नुमाइंदे और काबुल के नुमाइंदे बैठे हैं और मुज़ाकरात फिर से शुरू हुए। अभी एजेंडा तय करना है। एजेंडा अगर तय हो गया तो फिर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू होंगे, और इसमें अभी जो इख्तिलाफ है वो ये है कि कौन से इशू के ऊपर पहले बात हो, एजेंडा में कौन सा नुक्ता पहले आए।
तो वो काबुल की हुकूमत कहती है कि जंगबंदी पहला नुक्ता होना चाहिए। तालिबान कहते हैं कि नहीं, जो अफगानिस्तान में नया निज़ाम आएगा उसके बारे में बात होनी चाहिए, शरीयत के बारे में बात होनी चाहिए। तो इख्तलाफ राय तो है, लेकिन ये बड़ी एक खुशाइंद बात है कि मुज़ाकरात फिर से शुरू हो गए हैं, मुज़ाकरात ख़त्म नहीं हुए, और मेरे ख्याल में असल जो फैसला करना है वो अमेरिका ने करना है। उसका इंतज़ार है जो उनका रिव्यू हो रहा है ट्रंप की पॉलिसी का, अमन मुआहदे का तालिबान के साथ, उसके ऊपर जब अमेरिकी फैसला आ जाएगा तो फिर बात आगे बढ़ेगी। आपके ख्याल में जो अब इस वक्त डेमोक्रेट्स हैं और अमेरिकी सदर जो बाइडन, आपकी अपना तज्जिया क्या है कि डेमोक्रेट्स की पॉलिसी रिव्यू तो हो रहा है, क्या वो जो साबिक अमेरिकी सदर की विड्रॉल की पॉलिसी थी, ड्रॉ डाउन की पॉलिसी थी, उसको फॉलो करेंगे या पॉलिसी में तब्दीली आ सकती है? देखिए, जो बाइडन चाहेंगे कि वो ट्रंप से मुख्तलिफ नजर आए और जो उनकी पॉलिसी थी उसमें बेहतरी लेकर आए, तो ये तो है कि अमेरिका ने बिल आखिर निकलना है अफगानिस्तान से। वो अभी भी कहते हैं कि ये हमारी तारीख की सबसे लंबी जंग है जी। लेकिन ये कुछ यकीन दिलाना चाहेंगे तालिबान के से, और चाहेंगे कि तालिबान कुछ रियायतें दें, और मेरे ख्याल में लग ये रहा है कि ये 1 मई की जो डेडलाइन है जी, कि गैर मुल्की फौज को निकलना होगा 14 महीने में, जिस तरह दोहा के अमेरिका तालिबान मुआहदे में तय हुआ था, उसके ऊपर अमल दरामद मुझे मुश्किल लगता है। और जब उसमें अगर देर हो गई तो फिर तालिबान ने कहा है कि वो फिर से मुजाहिमत शुरू करेंगे, अमेरिका और नेटो के खिलाफ हमले शुरू कर देंगे। तो अमेरिका चाहता है कि इससे भी बच जाए, तालिबान से कोई बात तय हो जाए, कुछ मजीद उसको वक्त मिल जाए। तो इस तरह की कुछ अभी ये इम्कानात हैं, लेकिन जब अमेरिका का फैसला सामने आएगा उसके बाद फिर हम देखेंगे कि क्या मजीद बातचीत होगी तालिबान और अमेरिका की, और क्या तालिबान कुछ अमेरिका को मजीद वक्त देंगे अफगानिस्तान से निकलने के लिए। तो ये इम्कानात तो हैं कि तालिबान शायद कुछ मराहत हासिल करके अमेरिका की बात मान जाए। आखिर में रहीमुल्लाह साहब, ये जो शख्सियात जिनका मैंने इब्तिदा में तस्करा किया, उनकी पाकिस्तान आमद, आप समझते हैं इससे गुडविल बढ़ेगी और जो एक ट्रस्ट डेफिसिट पाया जाता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, और एक जो बैगेज है उसके खात्मे के लिए इस तरह के विजिट्स वो हेल्पफुल होते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में ये काफी पाकिस्तान का एक अहम फैसला है कि अफगान हुकूमत और तालिबान के अलावा वहाँ पे और भी स्टेक होल्डर्स होते हैं जी, तो उनसे भी बात होनी चाहिए, ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। तो फिर आपने देखा कि पाकिस्तान ने कई अफगान रहनुमाओं को, चाहे उनकी ज़्यादा हिमायत अफगानिस्तान में ना हो, फिर भी उनको बुलाया, उनसे बात की। तो ये आगे जाकर पाकिस्तान के काम आएगा, अफगानिस्तान के भी काम आएगा, क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई रोल तो है। तो देखें, वहाँ पे जो हज़ारा बिरादरी है अफगानिस्तान की, करीम खलीली, मोहम्मद मुहक्किक, उनको बुलाया गया जी। और फिर आपको पता है कि वहाँ के पार्लियामेंट स्पीकर मीर रहमान रहमानी को और उनके डेलीगेशन को दावत दी गई। गुलबदीन इकबाल प्यार भी आए जी। अहमद वली मसूद, जिनके भाई अहमद शाह मसूद जो थे वो अफगान मुजाहिदीन के अहम कमांडर थे, तो उनको बुलाया। फिर आपने देखा कि अब्दुल्ला 12 साल के बाद पाकिस्तान आए। तो मेरे ख्याल में ये मजीद भी लोग आएंगे। अभी अहम बात यह है कि क्या अब्दुल रशीद दोस्तों को भी बुलाएंगे, क्या सलाउद्दीन रब्बानी भी आएंगे जो पहले वजीर खारजा थे, और फिर खास तौर पे क्या अशरफ गनी भी आएंगे। तो इन सबको पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में दावत दी है, और लग ये रहा है कि ये सारे लोग एक एक करके पाकिस्तान आएंगे, और पाकिस्तान का जो किरदार है उसको सब मानते हैं कि पाकिस्तान के बगैर अफगानिस्तान का मसला हल नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने का। व्यूअर्स, आज का ये शो था, हमने मुख्तलिफ नुकात पर गुफ्तगू करी, आपको एक रन डाउन आपके सामने पेश किया। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।